साल था 2005। कैरेबियन सागर की लहरों के बीच छिपा एक ऐसा वीरान और निजी आइलैंड जो दुनिया की नजरों से कोसों दूर था। ना वहां पर्यटकों की भीड़ थी और ना ही मीडिया के कैमरों की पहुंच। ऊपर से देखने पर यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती थी। नीला समंदर, चमकती रेत और हाई सिक्योरिटी। लेकिन इसी स्वर्ग की चारदीवारी के पीछे आधुनिक इतिहास का सबसे घिनौना अपराध सांस ले रहा था। मासूम लड़कियों की तस्करी और उनका शोषण। यह किसी हॉलीवुड की कहानी की स्टोरी नहीं थी, बल्कि वो कड़वा सच था जो आगे चलकर अमेरिकी अदालतों के दस्तावेजों में दर्ज हुआ। लड़कियों को कभी पैसे का झांसा देकर तो कभी मॉडलिंग या नौकरी के बहाने इस रहस्यमयी टापू पर बुलाया जाता और जैसे उनके कदम वहां पड़ते, वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते। वहां ऐशो आराम तो बेशुमार था, हेलीपैड, विला, प्राइवेट डॉक और सीसीटीवी का जाल। लेकिन वहां अगर कुछ नहीं था तो वो था कानून और इंसानियत। और इस पूरे काले साम्राज्य का बादशाह था जेफरी एप्स्टीन। दुनिया के लिए वो एक अरबपति फाइनेंशियर था, एलीट पार्टियों की शान था, लेकिन उसकी चमक दमक के पीछे उसका असली चेहरा सालों तक अंधेरे में छिपा रहा। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतने लंबे समय तक ये सब कुछ सबकी नाक के नीचे कैसे चलता रहा, उसे किसने बचाया। कहानी तब बदली जब फ्लोरिडा के पाम बीच में कुछ नाबालिग लड़कियों ने हिम्मत दिखाकर पुलिस का दरवाजा खटखटाया। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मामूली सी दिखने वाली शिकायत एक ग्लोब स्कैंडल बन जाएगी। एक ऐसा भूचाल जिसमें पैसा, पावर और राजनीति सब एक दूसरे से टकराने वाले थे। फिर आया 2019। एप्स्टीन को फेडरल एजेंसियों ने धर दबोचा। इल्जाम बेहद संगीन थे, माइनर्स की ट्रैफिकिंग और साजिश। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आवाजें जिन्हें सालों तक अनसुना किया गया, अब पूरी दुनिया के लिए एक सवाल बन चुकी थी। कहानी यही खत्म नहीं होती। जेल की सलाखों के पीछे एप्स्टीन की मौत ने इस केस को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। सच दफन नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा रहस्यमयी हो गया। आज हम उस आदमी की पहेली को सुलझाएंगे। ब्रुकलिन के एक साधारण परिवार में जन्मा जेफरी एप्स्टीन आखिर जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे बना। 1953 न्यूयॉर्क। जेफरी का जन्म ना तो किसी राजघराने में हुआ था और ना ही किसी बिजनेस टाइकून के घर में। पिता सरकारी मुलाजिम, मां स्कूल में सहायक। एक आम अमेरिकी परिवार जहां सपने तो होते हैं मगर अक्सर दायरे में सिमटे हुए। एप्स्टीन की पढ़ाई भी अधूरी रही। कॉलेज गया मगर डिग्री पूरी नहीं की, ना फाइनेंस की डिग्री ना कोई एमबीए। फिर भी ये कॉलेज ड्रॉप आउट आगे चलकर दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बगल में बैठा दिखाई दिया। यही वो पहला सुराग है जो खटकता है। 1970 के दशक में वो एक रईस प्राइवेट स्कूल में मैथ्स पढ़ाना शुरू करता है। ये वो जगह थी जहां वॉल स्ट्रीट और वाशिंगटन के दिग्गजों के बच्चे पढ़ते थे। यहीं एप्स्टीन ने पहली बार अमीरी को करीब से सूंघा। उसने समझा कि ताकतवर लोग सोचते कैसे हैं। लेकिन फिर अचानक बिना किसी वजह के वो टीचिंग छोड़कर हाई प्रोफाइल फाइनेंस की दुनिया में कूद गया। 1976 में उसे एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक में नौकरी मिल गई। बिना डिग्री और बिना तजुर्बे के इतनी बड़ी छलांग ये नामुमकिन था, लेकिन एप्स्टीन के लिए मुमकिन हुआ। 1980 आते आते वो खुद को एक मनी मैनेजर कहने लगा, लेकिन उसका काम करने का तरीका अजीब था। उसके क्लाइंट्स कौन थे किसी को नहीं पता। उनकी कंपनियां क्या करती थी कोई रिकॉर्ड नहीं। वो केवल ट्रस्टर्स और शेल कंपनियों के जाल में काम करता था। एप्स्टीन अब सिर्फ पैसा नहीं संभाल रहा था, वो एक बिचौलिया बन चुका था। एक ऐसा आदमी जो रईसों को रईसों से मिलवाता, ताकतवर लोगों को प्राइवेट जगह मुहैया कराता और खुद को उनके राजदार के तौर पर स्थापित करता। बाहरी दुनिया के लिए वो एक शांत अरबपति था जो ना इंटरव्यू देता ना फोटो खिंचवाता, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी दुनिया में प्राइवेट जेट्स, आलीशान महलों और सीक्रेट ठिकानों का अंबार लग रहा था। और यही एक सवाल गूंजता है, क्या जेफरी एप्स्टीन वाकई अपनी मेहनत से अरबपति बना था या फिर किसी बहुत बड़े खेल का एक मोहरा। अब बात करते हैं उस पैसे की जिसका कोई सिर पैर नहीं। आम अरबपतियों की दौलत दिखती है, उनकी फैक्ट्रियां होती हैं, स्टॉक होते हैं, लेकिन एप्स्टीन की दौलत कोहरे की तरह थी। पब्लिक रिकॉर्ड्स खंगालने पर ना तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट दिखता है
और न ही कोई जादुई बिजनेस मॉडल जिससे करोड़ों डॉलर बरस रहे। उसने खुद को वॉल स्ट्रीट का ऐसा जादूगर बताया जो सिर्फ अल्ट्रा रीच लोगों के लिए काम करता है। ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि दुनिया उनके पैसे के बारे में जाने। फाइनेंस की दुनिया में पारदर्शिता नियम होती है, लेकिन एप्स्टीन का पूरा धंधा अंधेरे और गोपनीयता पर टिका था। उसने ये भ्रम फैलाया कि वो टैक्स बचाने और संपत्तियों को छिपाने का उस्ताद है, लेकिन जांचकर्ताओं का मानना है कि ये सब एक दिखावा था। उसकी किस्मत का ताला तब खुला जब वो लेस्ली वैक्सनर जैसे दिग्गज अरबपति के संपर्क में आया। वैक्सनर ने उसे अपनी दौलत की चाबी यानी पावर ऑफ अटर्नी तक सौंप दी। रातों रात एप्स्टीन की जिंदगी बदल गई। न्यूयॉर्क में महल जैसा घर, अपना विमान और पूरी दुनिया में रसूख। लेकिन एक्सपर्ट्स हैरान थे। एप्स्टीन के नाम पर ना कोई हेज फंड था और ना कोई सफल पब्लिक डील। फिर पैसा आ कहां से रहा? कई जानकारों का मानना है कि एप्स्टीन इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर था। वो संपर्कों और ब्लैकमेल को करेंसी की तरह इस्तेमाल करता था। साल 2000 तक वो एक ऐसा हिडन पावर सेंटर बन चुका था जो पर्दे के पीछे से खेल चलता था। वो खबरों में नहीं रहता था, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल चीख चीख कर गवाही देती थी ये सामान्य दौलत नहीं है। अब कहानी सिर्फ पैसे की नहीं रही, ये बदल चुकी थी। पावर, कंट्रोल और उन अंधेरे कमरों की दास्तान में जहां एप्स्टीन का असली बिजनेस चलता था। एप्स्टीन दरअसल करता क्या था? उसका कोई हेड ऑफिस नहीं था। उसका दफ्तर उसके लग्जरी मेंशन, प्राइवेट जेट और वो वीरान आइलैंड थे। वो मीटिंग्स बोर्ड रूम में नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे करता था। वो सिर्फ वेल्थ मैनेजर नहीं था, वो कनेक्शन मैनेजर था। राजनेताओं को अरबपतियों से मिलाना, वैज्ञानिकों को फंडर्स से मिलाना, वो एक ऐसा द्वारपाल बन गया था जिसके बिना एलीट सर्कल में एंट्री नामुमकिन थी। और जब कोई इंसान रसूख, राज और प्राइवेसी तीनों का मालिक बन जाए तो वो सबसे खतरनाक हो जाता है। 2000 के दशक की शुरुआत में उसका बिजनेस ने पूरी तरह अपारदर्शी रंग ले लिया। कोई नहीं जानता कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। फिर भी उसका साम्राज्य फैलता जा रहा था, चुपचाप, बिना किसी शोर के। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत और पैसा बढ़ा, वैसे वैसे उसकी दुनिया में जुड़ते गए प्राइवेट जेट्स, अनजान टापू और वो खौफनाक ठिकाने जहां से शुरू होता है इसकी कहानी का सबसे काला चैप्टर। ये काला अध्याय सिर्फ उस वीरान टापू तक सीमित नहीं था। उसका दूसरा सिरा आसमान में उड़ता था। उसका अपना बोइंग 727 विमान, जिसे दुनिया ने एक बेहद घिनौना नाम दिया था, द लोलिता एक्सप्रेस। इस विमान में सफर करने वाली की लिस्ट किसी आम मुसाफिरों की सूची में नहीं थी। यह एप्स्टीन की वो कुख्यात ब्लैक बुक थी जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के नाम और नंबर दर्ज थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटेन के राजकुमार, हॉलीवुड के सितारे और विज्ञान जगत के नोबेल विजेता सब उस विमान और उस टापू के मेहमान बने। क्या ये सभी लोग जानते थे कि एप्स्टीन क्या कर रहा था? ये आज भी बहस का विषय है। लेकिन एप्स्टीन ने अपनी सुरक्षा का एक चक्रव्यूह तैयार कर लिया था। उसने सबको अपने एहसानों और मेहमान नवाजी के जाल में इतना जकड़ लिया था कि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन शैतान भी अकेले काम नहीं करता। एप्स्टीन को जरूरत थी ऐसे चेहरे की जिस पर लड़कियां भरोसा कर सकें, और वो चेहरा थी गिस्लेन मैक्सवेल, एक रईस मीडिया टाइकून की बेटी जो एप्स्टीन की प्रेमिका भी थी और साथी भी। जांच बताती है कि एप्स्टीन को फुसलाकर लाने का काम एप्स्टीन से ज्यादा गिस्लेन करती थी। एक महिला को देखकर लड़कियों का डर कम हो जाता था। उन्हें लगता था कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन असल में गिस्लेन वो शिकारी थी जो शिकार को शेर के पिंजरे तक ले जाती थी। साल 2008 में जब पहली बार कानून का शिकंजा कसा तो उम्मीद जगी कि न्याय होगा। फ्लोरिडा पुलिस ने सबूतों का पहाड़ खड़ा कर दिया, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था, पैसा और पावर का नंगा नाच। एप्स्टीन ने देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज खड़ी कर दी और जो फैसला आया उसने अमेरिकी न्याय व्यवस्था के मुंह पर तमाचा मार दिया। उम्र कैद की जगह सिर्फ मिली 13 महीने की जेल, और जेल भी कैसी, दिन में 12 घंटे वो काम के नाम पर बाहर अपने ऑफिस में बिता सकता था। इसे सजा नहीं बल्कि एक छुट्टी कहा गया। एप्स्टीन मुस्कुराते हुए बाहर आया। उसे लगा कि वो अजेय है। उसने सिस्टम को खरीद लिया था, लेकिन वक्त का पहिया घूमा। साल 2019 आते आते दुनिया बदल चुकी थी। मीटू अभियान ने दबे हुए आवाज को शोर में बदल दिया था।
खोजी पत्रकार एप्स्टीन की फाइलों से धूल हटा रहे थे। फ्लोरिडा का वो सौदा अब शर्मिंदगी का सबब बन चुका था। जुलाई 2019 में जब एप्स्टीन पेरिस से लौट रहा था, एफबीआई ने उसे न्यू जर्सी के टेरर बोरो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। इस बार कोई डील नहीं थी। इस बार आरोप इतने संगीन थे कि जमानत नामुमकिन थी। उसे न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर में डाला गया, अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक। एप्स्टीन को पता था कि इस बार उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उन ताकतवर दोस्तों को था जिसके राज एप्स्टीन के सीने में दफन थे। अगर एप्स्टीन का मुंह खुलता तो वाशिंगटन से लेकर लंदन तक कई सिंहासन डोल जाते। और फिर आई वो तारीख 10 अगस्त 2019। सुबह के करीब 6:30 बजे जेल के गार्ड्स ने एप्स्टीन को उसकी कोठरी में बेसुध पाया। मेडिकल रिपोर्ट ने इसे आत्महत्या करार दिया। कहा गया कि उसके बेडशीट का फंदा उसने लगा लिया था और जान दे दी, लेकिन जनता ने इस सच को मानने से इनकार कर दिया। सवाल उठने लाजमी थे, आखिर उस रात आत्महत्या निगरानी क्यों हटा लिया गया? उस सेल के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे अचानक खराब कैसे हो गए? जो गार्ड्स ड्यूटी पे थे वो उस रात सो कैसे गए? एप्स्टीन की मौत के साथ कई राज हमेशा के लिए राख बन गए। उसकी मौत ने उसे सजा से तो बचा लिया, लेकिन उन पीड़ितों को न्याय से वंचित कर दिया जो दशकों से अदालत में उसे खड़ा देखने के इंतजार कर रही थी। हालांकि कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। एप्स्टीन के जाने के बाद कानून का हाथ घिस्लेन मैक्सवेल तक पहुंचा, उसे दोषी करार दिया गया और लंबी सजा सुनाई गई। जेफरी एप्स्टीन की कहानी हमें सिखाती है कि बुराई सिर्फ वह नहीं जो अपराध करता है, बल्कि बुराई वो सिस्टम भी है जो उसे पनपने देता है। वो एक इंसान था जिसने दौलत से दुनिया तो खरीद ली, लेकिन अपनी आत्मा का सौदा बहुत पहले कर चुका था। आज वो टापू वीरान पड़ा है, वो विला खाली है, लेकिन उन दीवारों के पीछे जो हुआ उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। एप्स्टीन मर गया, लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है। उस काली डायरी के बाकी पन्नों पर किसका नाम है? और क्या वे कभी बेनकाब होंगे? सच शायद अब भी कहीं अंधेरे में छिपा अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। हेलो दोस्तों, ये राजनीति के अंदर घुसे हुए जो कीड़े होते हैं ना, वो लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, शौक मौज के लिए। क्योंकि राजनीति में ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो पर्दा रख सके, ठीक है ना, और इन लोगों के लिए दलाल का काम कर सकते हैं राजनेताओं के लिए, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड के जो राजनेता थे ना, उनको वहाँ पे जाके ऐशो आराम करने के लिए एक पर्दा चाहिए था, वो लोग था ना। इसको अभी वो जेल के अंदर ही मरवा दिया है, ठीक है ना। इसका जो राज था वो दफन हो गया है। जो बाहर बैठे हैं राजनीति के अंदर, जो पद पे बैठे, वो तो अब खुलेआम घूम रहे हैं। और जो लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ ना, वो बेचारी इंतजार करते करते थक गई, ठीक है ना। इसके बारे में आपको क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप राय जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात मिलता होगी। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।